देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो सबसे निपटेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश शुरू हो चुकी है। लद्दाख में आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी दुनिया की नजर है और ऐसा क्या हो रहा है वहां आपको बताएंगे। जिनपिंग की प्यादा मंडली नेपाल और पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या साजिश कर रही है, इसका भी खुलासा करेंगे। चीन ने हांगकांग को कैसे गुलाम बना लिया है और इस सब के बीच अमेरिका का क्या स्टैंड है। आपको दुनिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट की हर खबर मिलेगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। LAC के अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम है, क्योंकि चीन कई विवादित इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गया है। अगले 72 घंटे भारत और चीन की सीमाएं, चीन की सेनाएं एक दूसरे के हर कदम पर पैनी नजर रखेंगी। दोनों सेनाओं में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटने की सहमति बनी है। चीन की सेना अपने बंकर, अपने वॉच पोस्ट, ये सब वहां से हटाएगी। जो उन्होंने वहां पर निर्माण किया है, जो वहां पर स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, उन सबको हटाने को तैयार हो गई है चीनी सेना। और 72 घंटे एक दूसरे पर नजर रखेंगी दोनों सेनाएं। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस अब और तेज किया जाएगा, इस पर दोनों देश राजी हो गए हैं। विवादित इलाकों से चीनी सेना पीछे हटेगी, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। कल कोर कमांडर लेवल की एक और बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसके ऊपर सबकी नजर थी और इसके बाद यह तय हुआ कि अगले 72 घंटे तक दुनिया भर की नजर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर नजर रखेंगी और पीछे हटेंगी सेना चीन की विवादित इलाकों से। तो बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अशोक सज्जनहार हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, कूटनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे साथ इसके अलावा मेरे 3 सहयोगी, श्रीनिवास हैं नेपाल बॉर्डर से लाइव, सुमित चौधरी हैं LAC से लाइव, बहुत अहम जगह है, और मनीष झा डिप्लोमेसी पर इस वक्त मेरे साथ बताए लाइव जुड़ रहे हैं और डिप्लोमेसी पर क्या जानकारी आ रही है सरकार के अंदर से, इनसे बात करेंगे। और एक और बहुत अहम सहयोगी इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी कासवर अब्बास भी लाइव हैं इस वक्त मेरे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि LAC पर अब पूरी दुनिया की नजर है, इसलिए सीधे चलते हैं लद्दाख, रुख करते हैं इस वक्त सुमित का। सुमित, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, चीनी सेना विवादित इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गई है। कितना बड़ा ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और अब यहां से आगे क्या होगा, यहां से बताइए। देखिए, सबसे पहले गौरव ये जानना होगा कि मंगलवार को जब मीटिंग हुई, करीबन 12 घंटे तक कोर कमांडर्स की मीटिंग चली और उसके अंदर कई चीज़ों के ऊपर सहमति बनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि डिसएंगेजमेंट के स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स लेने हैं उसके ऊपर दोनों रजामंद हुए। यानी गलवान में, हॉट स्प्रिंग में, PP14 पे, PP15 पे, 17 में, हर जगह से धीरे धीरे स्टेप वाइज डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर लगातार गौरव बातचीत की गई वो थी 72 घंटे का प्रोटोकॉल। यानी भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि जब डिसएंगेजमेंट का पहला स्टेप होगा, यानी जिस लोकेशन से डिसएंगेजमेंट होगा, 72 घंटे तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के कदमों को, खासतौर पर एक दूसरे के स्टेप्स को जमीनी तौर पर देखेंगे कि क्या जमीनी तौर पर दोनों ने इंप्लीमेंटेशन किया। क्योंकि 15 तारीख को जिस तरीके से गलवान में हुआ, जिस तरीके से हॉट स्प्रिंग के पास हुआ, PP14 के पास, उसको लेकर भारत बहुत ज्यादा सजग था। भारत ने साफ तौर पर कहा कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जमीनी तौर पर दोनों ऑफिसर ये सुनिश्चित करें कि जो स्टेप टेबल पर बोले गए थे वो जमीन पर ले गए। ये बहुत अहम है और इस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। 72 घंटों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उसको हम कैसे देखें, अपने डिफेंस एक्सपर्ट से बात करते हैं। राजेंद्र जी, ये जो 72 घंटे का जो ये प्रोटोकॉल तय किया गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? और जो मंगलवार को बातचीत हुई वो क्या जताती है? क्या ये माने कि चीन अब धीरे धीरे अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, झुक रहा है और पीछे हटने को जिस तरह से तैयार हुआ है, ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है? ये भारत के लिए जरूर ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये समझना कि चीन अपनी गलती मान रहा है या वो समझ गया है कुछ, आई थिंक प्रीमेच्योर होगा। ये पहली बात। तो जब भी किसी दो आर्मीज के बीच में डिसएंगेजमेंट होता है तो इस तरीके की चीज़ें करना
ये लाजमी होता है। पर यहाँ पर एक चीज ये है देखने की बहुत जरूरत है कि दोनों देशों की सेनाएं और उनके डिप्लोमैट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके पॉलिटिशियंस आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां तक बिल्डअप की बात है, दोनों हमारा देश भी और चीन भी दोनों अपने डेप्थ इलाकों में एडिशनल फोर्स लेवल्स लाए हैं, वहां पर उन्होंने बिल्डअप जारी रखा है। रीजन इसका ये है कि कोई भी देश ना कि इंडिया ना चीन कुछ चांस लेना चाहता है, तैयार रहना। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन अभी बहुत जल्दी इसका मतलब ये न निकालें कि चीन अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो बताऊं अपने दर्शकों को, LAC पर चीन से टक्कर किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सबसे संवेदनशील इलाका है लद्दाख का पेगोंग लेक, जहां पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। चीन की सेना ने विवादित इलाके में अपने बंकर और पोस्ट बना लिए हैं और अब तक वहां से उस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बातचीत जारी है, और इस जो मंगलवार को बातचीत हुई उसमें यह भी तय किया गया कि अभी बातचीत और आगे जारी रहेगी, और जो LAC पर इस वक्त चीनी सेना पीछे हटने को राजी हुई है उसमें पेगोंग लेक अभी फिलहाल शामिल नहीं है। और ज्यादा क्लियरिटी लेते हैं अपने सहयोगी सुमित से। सुमित, ये क्या इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार सबसे ज्यादा विवादित चीज या सबसे ज्यादा जो हॉट इशू रहा पूरे हर कमांडर कॉन्फ्रेंस में या फिर मिलिट्री एंगेजमेंट में, वो था पैंगोंग त्सो लेक का। दरअसल गौरव, ये जानना जरूरी है कि क्या है पैंगोंग त्सो का विवाद, क्योंकि LAC जो है भारत मानता है कि पैंगोंग त्सो पे फिंगर 8 पे पड़ती है। चीन का कहना है कि उसकी चीन क्लेम ऑफ लाइन जो है वो फिंगर 2 पे पड़ती है। लेकिन इसी बीच चीन ने फिंगर 4 के पास ना सिर्फ अपने एस्टेब्लिशमेंट बना लिए, अपनी मोबिलाइजेशन कर ली, बल्कि हेवी व्हीकल्स को भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया। नहीं तो सुमित, ये बताइए, जो बातचीत हुई मंगलवार को कोर कमांडर्स की, जिसमें ये राजी हुए दोनों देश कि पीछे हटेंगे, उसमें पैगोंग त्सो लेक नहीं शामिल है। देखिए, उसमें पैंगोंग त्सो लेक भी शामिल है, लेकिन पैंगोंग त्सो को लेकर अभी तक कोई एक कंक्रीट रिजल्ट नहीं आया। हालांकि दूसरी चीजों को लेकर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगातार धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहले जब अलग अलग जगहों के ऊपर डिसएंगेजमेंट होगा तो पैंगोंग त्सो को लेकर भी आपस में दोनों जल्द ही, जब कमांडर का लेवल की मीटिंग होगी या दूसरे ऑफिसर्स की मीटिंग होगी, तो पैंगोंग त्सो के मुद्दे को भी आपस में सुलझाया जाएगा। आपके पास, लेकिन आप कर्नल RSN सिंह के पास जाऊंगा। RSN सिंह साहब, कैसे देखते हैं इसको? एक तरफ चीन ये भी कह रहा है कि ठीक है पीछे हटते हैं, दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है पैगोंग से, वहां पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। क्या उम्मीद है कि जिस तरह से दूसरे इलाकों से चीन पीछे हटने को तैयार हुआ है, धीरे धीरे यहां से भी उसको पीछे हटना पड़ेगा? वो कितना हटने को तैयार हुआ है, क्या जो आपकी रिपोर्ट आ रही है, अखबारों में आ रही है, वो कितना सही वो गलत है, वो 72 घंटे में वो पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत नाजुक वक्त है, और जब नाजुक वक्त होता है तो या तो आप इस पार होते हैं और उस पार होते हैं। तो 72 घंटे के बाद जो डिप्लोमेसी का जो स्कोप है वो काफ़ी श्रिंक कर जाएगा। मैं इससे आगे नहीं, आप बाकी बात आप समझते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जहाँ तक पैगोंग त्सो की बात है, दर्शकों को जब एक तरफ ये बात हो रही है कि बातचीत आगे जारी रखेंगे, तो उस तरफ आप कह रहे हैं कि 72 घंटे का वक्त बहुत अहम है। क्यों नहीं? इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर ये वक्त में अगर वो नहीं मान लीजिए जाते हैं तो फिर आगे बातचीत, मैं इसीलिए अपने शब्दों को बड़ा कैलकुलेट करके बोल रहा हूं कि उसके बाद कूटनीति का जो स्कोप है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो बहुत श्रिंक कर जाता है। इससे आगे मैं क्या बोलूं? और जहां तक पैगोंग त्सो का सवाल है, हमारे साथ कूटनीति को समझने वाले एक एक्सपर्ट हैं पैनल में, आपकी बात को पूछ लेता हूं उनसे, फिर मैं आता हूं आपके पास, फिर आपकी बात को आगे रखेंगे, आगे जारी रखेंगे। मीटर का साइनेज लगाया है। ठीक है, मैं उसको आपकी बात को आगे जारी रखेंगे। मैं कूटनीति के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूं। सज्जनार साहब, क्या समझ में आ रहा है RSN सिंह साहब जो कह रहे हैं उससे? से जो RSN सिंह साहब, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हमको दोनों चीजें साथ साथ लेकर जानी है। एक तो जो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री पोस्चर है, वो लग रहा है RSN सिंह साहब को आवाज नहीं जा रही। उनको जरा बताइए कि मैं उनके पास आ रहा हूं। आप अपनी बात सज्जनार साहब शुरू कीजिए, जारी जी।
जी, मैं ये कह रहा था, देखिए जो डिप्लोमेसी है और जो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो दोनों हैंड इन हैंड चलेगा, वो साथ साथ चलेगा, क्योंकि हमको अपने बॉर्डर पर, सीमा पर अपना जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है बहुत ही रोबस्ट रखना है, बहुत ही मस्कुलर रखना है। देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, पहले हमारे जो एयर चीफ थे वहां पर उन्होंने लो प्रोफाइल एक विजिट किया, उसके बाद आपके आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो गए वहां पर 2-2.5 दिन के लिए, आए वहां पर, रक्षा मंत्री से उन्होंने बातचीत की। कल दोनों के दोनों वो जा रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री, सीडीएस भी जा सकते हैं। तो मतलब हम वहां पर जो अपना पोस्चर है बिल्कुल भी कम नहीं करना देना चाहते, एक अपने देशवासियों को, एक अपने सैनिकों को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीन को हम ये खबर देना चाहते हैं जो हम पूरी तरीके से तैयार हैं आपके साथ मुठभेड़ के लिए, अगर आपने कोई ऐसा एडवेंचरस कदम उठाया तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं अब इसी पर और सरकार के अंदर क्या मंथन चल रहा है इस पर बात करता हूं। हमारे संवाददाता मनीष झा हैं जो ये सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। मनीष, आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आपने सुना यहां पर फॉर्मर डिप्लोमेट क्या कह रहे हैं, सरकार के अंदर क्या मंथन चल रहा है, क्योंकि एक तरफ चाइना पॉजिटिव रुख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ चाहे अरुणाचल हो, चाहे पैगोंगसो लेक हो, वहां पर अभी भी उसका अड़ियल रवैया बरकरार है। तो सरकार के अंदर इन सब चीजों को लेकर कूटनीतिक स्तर पर क्या मंथन चल रहा है और क्या कूटनीतिक कदम आगे उठाने की तैयारी है? देखिए, सरकार दरअसल चाह रही है कि चीन के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे, चाहे वो कमांडर के लेवल पर हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, और वो कम्युनिकेशन बनाए रखा जा रहा है। इसके बावजूद कि चीन की तरफ से बहुत ज्यादा सकारात्मक आप कहें परिणाम नहीं भी आ रहे हैं, तब भी आपको याद होगा कि 3 राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो लगातार हमारे साथी सुमित हमें बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाहे विदेश मंत्रियों की बातचीत हो, WMCC की 2-2 राउंड की बातचीत हो, इन सब के बावजूद भी अगर तनाव आज बना हुआ है तो इसका मतलब है कि सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। अब इसको 50-50 समझे, 80-20 समझे, क्या समझे, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो बता दें आपको। एक तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उकसाने वाली बातें और प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स लगातार जारी हैं। चीन का सरकारी अखबार कई बार भारत की सेना को उकसा चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने अब तक कई बार यह लिखा है कि एक बार गोली चला के तो देखो, भारत पहली गोली नहीं चला सकता। साथ ही में चीन बार बार प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करता है। चीन ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल को दिखाया है अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में। तो चीन है कि मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए बार बार हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपसे यही कहते हैं कि चीन पर भरोसा अभी मत करिए, क्योंकि वो सामने सबूत है। ग्लोबल टाइम्स जो कि वहां की सरकार का मुखपत्र है, वो बार बार देश की सेना को, भारत की सेना को उकसाने की बातें करता है। RSN सिंह साहब, इसीलिए आप कह रहे हैं कि 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है या चीन पर भरोसा मत करो? नहीं, बिल्कुल है। और एक हमारे यहाँ उसको मैं ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, एक कुछ होता है वॉर इंडिकेशंस होता है। आप वॉर इंडिकेशंस कोई बहुत कंफर्ट देने वाली बात नहीं है। अगर राजनाथ सिंह जा रहे हैं, फिर से अगर आर्मी चीफ जा रहे हैं, आपकी आज बोट्स वहाँ पे भेजी जा रही हैं C-130 एयरक्राफ्ट से। मैं खुद पैगोंगसो में मैं BRDM पे मैं सेल कर चुका हूँ उस पे। तो अभी ये बोट्स जा रहे हैं। तो अब हमारे तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, और हमसे यहाँ सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, माउंटेन वॉरफेयर में इतनी तैयारी, मैं आपको कहता हूँ पूरा चीन खपत हो जाएगा, पूरा चीन खपत हो जाएगा, एक सुई नहीं उसको हासिल होगा। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप साहब, एक चीज़ जान लीजिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, अगर वो हमारे लिए 2 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है ना, तो उसके लिए भी 2 फ्रंट सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया है। मैं उस तरफ की बात कर रहा हूँ, ईस्ट चाइना सी और उधर वो साउथ चाइना सी, तीन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिकन्स के, उनका भी बहुत बड़ा इसमें स्टेक्स है। तो वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर साइज में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से 3 गुना साइज का है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वियतनाम में अभी है, दूसरा एक फिलीपींस का, और तीसरा पैसिफिक की तरफ ये घूम रहा है। जब एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करते हैं तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होता है। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि
आज चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चीन है। लेकिन चीन को ये बात समझ में कहाँ आ रही है सर? चीन तो लगातार, ग्लोबल टाइम्स जिसका जिक्र किया, वो तो बार बार लिख रहा है कि भारत अमेरिका के सहारे ना रहे, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका से भारत का कोई पर्पस हल नहीं होगा। नहीं भाई, तो हम क्या करें? नहीं, देखिए, कोई युद्ध बिना अलायंसेस के नहीं होती। क्या 71 में फ्लीट्स नहीं मूव किए थे? जब 7th फ्लीट आया था तो क्या सोवियत फ्लीट नहीं आया था? 71 में नहीं हुआ? तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रुप जब मूव करता है तो उसका अपना मैसेजिंग होता बड़ी है। बात। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, और आपने जो 2 फ्रंट वॉर की बात कही या 3 फ्रंट वॉर की बात कही, तो उसमें एक फ्रंट जरूर आप पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं। मेरे साथ काशवर अब्बास है इस्लामाबाद से, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बातचीत के बीच चीन की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, बार बार भारत को उकसा रहा है चीन। और ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक कह दिया कि गोली चलाने की हिम्मत नहीं है, जबकि वो 1967 भूल जाते हैं, 1975 भूल जाते हैं, तमाम चीजें भूल जाते हैं। और ये बात एक बार फिर उनको याद रखना चाहिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान जो अक्सर उकसावे का काम करते हैं, उनको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार जवाब दे चुके हैं। आज एक बार फिर मौका है जब चीन को राजनाथ सिंह की ये बात जरूर सुननी चाहिए। मैंने कहा इधर से पहली गोली तो मत चलाना, चाहे जो हुआ पहली गोली मत चलाना, लेकिन उधर से भी ये गोली चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात बदल गए, हालात बदल गए। तो सुना आपने रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, पहली गोली मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चलती है तो फिर छोड़ना नहीं। और यही बात तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, हम उकसाते नहीं है लेकिन उकसाने पर छोड़ते भी नहीं है। तो ग्लोबल टाइम्स ज्यादा बेटर है कि उकसाए ना, वरना उसका क्या हाल होगा ये तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। मनीष, तो ये तो सबसे बड़ा जवाब तो रक्षा मंत्री खुद दे चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चीन और भारत को लेकर मैं हमेशा कहता हूं कि एक बेंचमार्क है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 40 साल से हमारी सीमा पर गोली नहीं चली है, जब तक गोली नहीं चली है तो कितना भी तनाव है, मैं उसको यही मानकर चलता हूं कि गुंजाइश है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो जैसे कर्नल RSN सिंह साहब कह रहे थे, लेकिन ये बात ऐसा है कि चीन के लिए भले ही ये 2 फ्रंट वॉर हो, हम देख रहे हैं कि चीन के खिलाफ पूरी दुनिया से कम 10 फ्रंट पर ये वॉर लड़ी जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, कल की बात है कि कल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि हम अपने रक्षा बजट में 40% की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं ताकि हम चीन पर नियंत्रण कर सकें। तो इंडो पैसिफिक अलायंस देख लीजिए आप, ट्रांस अटलांटिक अलायंस, पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दौर आएगा जब ट्रांस अटलांटिक अलायंस बनेगा और वो सब यानी अमेरिका, यूरोप, ये सब देश मिलकर एक अलायंस बनाने जा रहे हैं चीन के खिलाफ। 5 आई का अलायंस, साउथ चाइना का अलायंस, आप अगर देखें तो कम से कम 5-10 अलायंस तो इस तरह केवल चीन के खिलाफ बन रहे हैं। और चीन के साथ कौन खड़ा है? तो चीन के साथ चीन, और चीन के ही पैसे से चलने वाला पाकिस्तान। नहीं, चीन के पैसे से चलने वाला नहीं, चीन के कर्ज से गले तक दबा हुआ पाकिस्तान। मेरे साथ काशवर हैं, उनसे हम ज्यादा पूछेंगे इस बारे में। काशवर से जरा बुलाइए स्क्रीन पर। काशवर से एक सवाल लेता हूं। काशवर, देखिए, जो बात यहां पर मनीष ने कही बहुत अहम है। पाकिस्तान को छोड़ दें और नेपाल की हालिया सरकार को छोड़ दें तो तीसरा कोई देश नजर नहीं आता जो चीन के साथ खड़ा हो। तो पाकिस्तान में यह सेंस है कि जब अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे तमाम बड़े देश जब भारत के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को एक बार फिर से सोचना चाहिए, या ये मजबूरी बन चुका है पाकिस्तान की, क्योंकि उसने गले तक कर्ज ले रखा है चीन से और एकदम चीन के हाथों बिकने को तैयार बैठा है, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। गौरव, आपने क्वेश्चन किया, आपका जवाब उसी क्वेश्चन में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे चाइना की मदद से ही सारे हो रहे हैं। वो भले आजाद जम्मू एंड कश्मीर हो, वो बलूचिस्तान हो, वो कराची हो, वो लाहौर हो, पिशावर हो, या मोटरवेज हो, इवन के अब हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री को पूरा ब्लो लगा है, हमारे अपने एविएशन मिनिस्टर की एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, उसके बाद कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं, तो सिर्फ चाइना की इस वक्त एयरलाइन, तो चाइना के लोग ट्रेवल करें PIA के ऊपर, और कोई नहीं कर रहा। तो ये एक आपको मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं। आपने बड़ी अहम जानकारी दी है, फिर से बताइए काशवर, एक बार फिर से बताइए, क्या बताया आपने? चीन के अलावा कोई दूसरे देश से पाकिस्तान नहीं आ रहा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो तीन दिन पहले हमारे एक एविएशन मिनिस्टर की इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के पाकिस्तानी एयरलाइंस में हर तीसरा जो
पायलट है, वो जेली डिग्री होल्डर है। इनकी स्टेटमेंट के बाद आप ये देख लें कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान एयरलाइंस को बैन कर दिया। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कहा गया कि आप पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड एयरलाइंस हैं उनके ऊपर सफर करने से इतनाब करें, अल्टरनेटिव करें। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगर कोई आ रहा है वो तो सिर्फ चाइनीज ही आ रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी दुनिया इस बयान के बाद पैनिक है। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, इस वक्त मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के जितने भी कारखाने लग रहे हैं, ये और बात है कि दुनिया कोयल फायर जो पावर प्लांट्स उनको बंद करिए, लेकिन पाकिस्तान में चाइना की मदद से लग रहे हैं। पावर डैम यहाँ पे बन रहे हैं, हाइड्रो बताइए अब इसके बाद क्या बताने को रह जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से चीन के ट्रैप में फंस चुका है। ये बात खुद हमारे संवाददाता इस्लामाबाद में बैठे आपको बता रहे हैं कि किस तरह चीन के डेथ ट्रैप में पाकिस्तान भी फंस चुका है, जो चीन की हमेशा से रणनीति रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताएं आपको। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री कल लद्दाख जाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ भी उनके साथ लद्दाख जाएंगे और एलएसी पर हालात का जायजा लेंगे। ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और आर्मी चीफ नरवणे, ये तीनों अगर लद्दाख जा रहे हैं जहां पर चीन से के साथ इस वक्त तनाव चल रहा है, तो ये छोटी खबर नहीं है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता लद्दाख से ही जुड़े हुए हैं। सुमित, इस बात का क्या मतलब निकालें, और एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, सीडीएस तीनों कल वहां जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ की इससे पहले 2 बार विजिट हो चुकी है और खासतौर पर उन्होंने 2 दिन की विजिट में कई बार फॉरवर्ड लोकेशंस का जायजा लिया, लेकिन रक्षा मंत्री पहली बार खासतौर पर इस पूरे 1.5 से 2 महीने के वक्त में आएंगे। और खास ये भी बात की रक्षा मंत्री ना सिर्फ यहाँ पर कोर कमांडर से मिलेंगे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से मिलेंगे, बल्कि उनके साथ सीडीएस और आर्मी चीफ भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गौरव की वो यहाँ पर रिव्यू लेंगे कि आखिरकार क्या पोजीशनिंग है, किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि अगर ये स्टैंड ऑफ बढ़ता है तो किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये डेवलपमेंट छोटा नहीं है, भारत डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। अगर इस तरह के तीनों बड़े अधिकारी या तीनों जिम्मेदार लोग अगर वहां पर जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकालें? राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? रक्षा मंत्री, सीडीएस, आर्मी चीफ तीनों कल जा रहे हैं लद्दाख। नहीं, ये वाला डेवलपमेंट गौरव जी, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इससे 2-3 चीजें हमको इससे इंडिकेट होती हैं। सबसे पहली तो कि हमारा देश इस थ्रेट को बहुत सीरियसली ले रहा है, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ उधर जा रहे हैं। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चाइना को ये है समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई ऐसा किसी भी थ्रेट को लाइटली नहीं लेगा, इसीलिए हमारी एडिशनल ये आपने बहुत बड़ी बात कही और कई बार बहुत सारी चीजें संकेतों में कही जाती हैं और डिप्लोमेसी में उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले मैं अपने जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे जानना चाहता हूं। सज्जनहार साहब, आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, रक्षा मंत्री का जाना वहां पर डिप्लोमेसी के स्तर पर किस तरह के संकेत दे रहा है चीन को और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? देखिए, मेरे विचार से 2-3 इसके बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, बहुत ही कड़े संदेश हैं। एक तो चीन को है, जैसे जनरल साहब ने बताया, जो हम इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं, हम इसको पूरी सीरियसली ले रहे हैं और पूरी तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए देखिए 2-3 बारी पिछले कुछ सप्ताह में हमारे आर्मी चीफ गए हैं, हमारे एयर चीफ गए हैं और अब रक्षा मंत्री भी जा रहे हैं। दूसरा संदेश देखिए गौरव जी, इसका है पूरी दुनिया को। जो ये आप मत समझिए, जो वहां पर 15 तारीख को जो झड़प हुई, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, चीनियों ने बताया ही नहीं जो उनको क्या हुआ है, कितने उनके लोग मारे गए हैं। हालांकि यूएस इंटेलिजेंस बताता है जो 35 या उससे ऊपर मारे गए हैं। मतलब आपके हिसाब से ये एक चीज से कई निशाने लगाने वाली बात है और चीन को ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है कि देखिए भारत अब आपके गीदड़ भभकी में नहीं आने वाला, भारत की अपनी पूरी तैयारी है और इसलिए भारत पूरी तरह से इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है चीन के मूवमेंट पर, वो पूरी दुनिया को जानना चाहिए और वो है अरुणाचल बॉर्डर से जुड़ा हुआ। जी हां, चीन ने अरुणाचल के 15 किलोमीटर पास एक बेस बनाया है। अब देखिए इस चीन पर कैसे आप भरोसा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के पास ये एयरबेस बनाया गया है,
बॉर्डर के पास एडवांस रेडार तैनात किया गया है, अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की तरफ से। और ये सब ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है चीन की एक और नापाक हरकत। तो चीन एक तरफ डिसएंगेजमेंट की बात करता है, दूसरी तरफ अलग अलग फ्रंट्स पे वो टेंशन बढ़ाने वाली चीजें कर रहा है। अब अरुणाचल के 15 किलोमीटर के पास बेस बनाया है चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के पास। तो अरुणाचल बॉर्डर के पास ये एडवांस रेडार तैनात किया गया है और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, हम आपको लगातार इस बारे में बता रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। सरहद पर चीन की एक और बड़ी साजिश जो आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये चाइनीज इंटरनेट के थ्रू ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं यलुंग तोचोंगपो, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये एक यहां पर बेस बनाया गया है चीन की तरफ से। ये मैंगलिंग एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं, न्यांगची मैंगलिंग एयरपोर्ट, की चीन की तरफ से यहां पर अरुणाचल बॉर्डर के पास एक बेस बनाया गया है। आपको एक बार फिर से दिखाएं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये एयर स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये चीन की तरफ से अरुणाचल बॉर्डर के 15 किलोमीटर पास बनाया गया है। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैं इस पर जानकारी लूंगा अपने एक्सपर्ट से, लेकिन आपको हम यहां पर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीन की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ये देखिए, यहां पर हम आपको पूरी सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, जहां पर आप चीन की साजिश को देख सकते हैं। ये पूरी इमेज आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से यहां पर लाउंज बनाया गया है, किस तरह से एविएशन फ्यूल पॉइंट बनाया गया है, किस तरह से यहां पर दूसरी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। तमाम स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहां पर निर्माण दिख रहा है चाइना का। और ये अरुणाचल बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये लद्दाख की तस्वीरें नहीं है। ये सैटेलाइट इमेजेस अरुणाचल बॉर्डर के पास है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास की। तो ये ब्रह्मपुत्र नद जो है उसके पास की ये इमेज बहुत कुछ इशारा करती है। ये देखिए, ये लाउंज आपको दिख रहा है, ये एविएशन फ्यूल पॉइंट दिख रहा है, यहां पर आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है चाइना का। ये सैटेलाइट इमेज बताता है कि कहीं ना कहीं चीन दूसरे फ्रंट पर भी तैयारी कर रहा है। RSN सिंह साहब, क्या समझ में आता है इनसे क्या समझ में आता है? नहीं, ये तो पहले से ये जाहिर ये विदित था कि ये कोई पेंगोंगसो का कोई एक मसला नहीं है, गलवान का मसला है। गलवान का मसला इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि DBO में जब हमारी पहुंच वहां तक हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो उनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उससे थ्रेट है। और उनका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान हमारी ज़मीन की छाती पर से गुजर के नहीं जाएगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए, ये भारत के लिए 1200 साल की अगर पूरी आप इतिहास देखें तो ये भारत के लिए निर्णायक वक्त है। आप ब्लिंक कर ही नहीं सकते। अगर आप ब्लिंक कर गए तो आप यहाँ से तो जाएंगे, आप इंडियन ओशन से भी चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूँ, लेकिन हकीकत की बात करता हूँ। नहीं, बात इसलिए हम ब्लिंक नहीं कर सकते हैं इसमें। विफिट जवाब देने की, अगर कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और मेरा यकीन मानिए, आज आप नेपाल की बात कर रहे हैं। मैंने आज से करीब 9 साल पहले किताब लिखी थी, द मेकिंग ऑफ नेपाल। और जो मैंने सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, मैंने उसमें ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है सर, हम आपके उस अनुभव पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, नहीं, कोई भी बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ और बहुत सोच समझ के बोलता हूं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, और हमारे हर दर्शक इस बात से अग्री करते हैं कि इस पैनल में बैठा कोई भी शख्स हल्की बात करता ही नहीं और कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और आपने जो बात कही नेपाल के जुड़ी हुई, लिपुलेख बॉर्डर से इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी श्रीनिवास भी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, मैं आ रहा हूं आपके पास, बड़ी खबर हम आपको बताएं। चीन की प्यादा मंडली भी अब चीन की शह पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और जब हम प्यादा मंडली की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बाद अब उसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। वो चीन जिसके साथ भारत का रोटी और बेटी का संबंध है, अब वो भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। जी हां, वो नेपाल बॉर्डर पर अब चीन के लिए जासूसी कर रहा है। भारत की एक्टिविटीज पर नेपाल की सेना नजर रख रही है। नेपाल ने उत्तराखंड बॉर्डर पर एक और पोस्ट बनाई है। चंपावत जिले की सीमा पर पंचेश्वर के पास नेपाल ने अपने 35 जवानों को हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। हथियारों के साथ नेपाल के सैनिकों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
और ये जवान चीन के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। तो श्रीनिवास, गलती से मेरे मुंह से निकल गया चीन, लेकिन नेपाल के साथ तो रोटी और बेटी का संबंध भारत का सदियों से रहा है। अब आप क्योंकि वहां ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये 35 जो जवान लगा दिए जासूसी के लिए, क्या नेपाल को समझ में नहीं आ रहा कि इससे वो कुछ नहीं कर पाएगा बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? गौरव, मैं आपको यहाँ पे इस खबर के ऊपर अपडेट कर दूं। यहाँ पे कुल 6 जगहों पे नेपाल ने इस तरह से अपने जवानों की तैनाती की है। एक लाली की बात आपने कही, जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही झूला घाट का इलाका है, वहाँ भी इसी तरह की हरकत नेपाल की तरफ से की गई है। एक पंचेश्वर का इलाका है, वहाँ भी नेपाल ने अपने जवान लगाए हैं। और ठीक लिपू लेक के पास एक चौकी ऑलरेडी नेपाल बना चुका है छांगर में। कल मैं उस पूरी 80 किलोमीटर की सड़क के ऊपर गया था, जो सड़क सीधे भारतीय सेना को चीन की चौखट तक पहुंचाती है। हमें बड़ा वो सुंदर प्राकृतिक नजारा दिख रहा है, श्रीनिवास को पूरा दिखाइए। श्रीनिवास, क्या वो समझा सकते हैं इस वक्त आप कहां पर हैं क्या, और जो हम देख पा रहे हैं वो कौन सी जगह है? मैं आपको बताऊं कि मैं धारचूला से लिपू लेक की तरफ जाने वाली सड़क पे हूं। ठीक हमारे सामने वो सड़क है और जो पीछे की पहाड़ी आप देख रहे हैं वो नेपाल आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे वैली में काली नदी है। काली नदी के बारे में बताऊं कि जो सुगौली की संधि हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि काली नदी का एक तरफ का किनारा जो है वो हिंदुस्तान का है, दूसरे तरफ का जो इलाका है वो नेपाल का है। और मैं बता दूं कि चीन के सह पे नेपाल कितना भी उछल ले, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो ये रिपोर्ट है, कल मैं धारचूला में था। धारचूला में एक ब्रिज पार करते ही आप नेपाल पहुंचते हैं और उस इलाके को दारचूला कहते हैं। ध और द का अंतर है, लेकिन अंतर क्या है, इस साइड में अगर नमक 20 रुपए किलो मिल रही है तो ये रास्ता बंद होने के बाद आज की तारीख में दारचूला जो नेपाल के इलाके में है वहां नमक की कीमत 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। मालूम है श्रीनिवास, ये बात नेपाली भी जानते हैं, ये बात नेपालियों को भी समझ में आती है, लेकिन नेपाल की सरकार क्योंकि चीन के प्रेम में अंधी हो चुकी है या उनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए वो नहीं समझ रहे या समझ के भी आंखों पर पर्दा डाले बैठे हैं। मनीष, क्या लगता है नेपाल कभी भी इस स्थिति में आ पाएगा जब वो भारत को आंख दिखा पाए, या इस तरह के से 35 जवान या 2-4 पोस्ट तैनात कर दे, इससे उसका फायदा होगा या उसका नुकसान होगा? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि नेपाल को लेकर हमें थोड़ा धैर्य भी रखना है और हमें इंतजार करना है, क्योंकि नेपाल की आज वही स्थिति है जो कुछ सालों पहले हमने मालदीव को देखा था, श्रीलंका को देखा था। ये अलग बात है कि अभी हमारा चूंकि चीन के साथ तनाव चल रहा है। देखिए, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, भारत सरकार भी इस बात को समझती है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके टीम के कुछ ही लोगों की इच्छा की वजह से ये हो रहा है, न कि पूरे नेपाल की वजह से। आज भी हमारे उनकी पार्टी में सहमति नहीं है, उनकी पार्टी में उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। नेपाल के प्रधानमंत्री आवास में मीटिंग होती है और उनकी पार्टी के सीनियर सारे लीडर 18 में से 17 लीडर जब स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने जो जो फैसले लिए हैं वो नेपाल के लिए घातक है, नेपाल और भारत के सदियों पुराने संबंध के लिए घातक है। मैं इसी पर जाता हूं अशोक सज्जनहार साहब के पास। सज्जनहार साहब, नेपाल तो वो देश है जहां जाने के लिए वीजा तक नहीं लगता भारतीयों को, और पाकिस्तान और चीन की कारगुजारियां तो हमको सबको मालूम है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक दूसरा फ्रंट खोलने को तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन मौजूदा नेपाल की स्थिति को कैसे देखें? क्या एक तीसरा फ्रंट इधर भी खोलने की स्थिति में है, या आपको लगता है कि नहीं, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं? देखिए, मैं समझता हूं जो आपके संवाददाता बता रहे हैं, जो हमको धैर्य से काम करना चाहिए नेपाल के साथ, वो बिल्कुल ठीक उनकी सलाह है। क्योंकि वहां पर देखिए हालात जो हैं, चीन तो उनको आगे बढ़ा ही रहा है, चीन तो उनको उकसा ही रहा है, परंतु उसके साथ साथ 2-3 और चीजें भी है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक ये है, जो केपी शर्मा ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गद्दी एकदम हिलने लगी है, हिल डुल गई है, क्योंकि उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा, उनकी अपनी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा आक्रोश है, उनके विरुद्ध बहुत ऑपोजिशन है। चाहे वो माधव नेपाल हो जो उनके सीनियर लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, या प्रचंड कुमार, ये पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है, वो भी उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली अपने देश में कुछ ठीक काम नहीं कर पाए हैं, गवर्नेंस नहीं दे पाए हैं। फिर इसको वेट एंड वॉच कब तक? RSN सिंह साहब, जो बात यहां पर मनीष कह रहे हैं, जो सज्जनहार साहब कह रहे हैं, नेपाल का क्या करें? भारत कैसे निपटे उससे, या भारत क्या कैसे बताए उसको कि तुम अभी वही रहो जहां हो, ज्यादा उछलो मत?
सवाल है क्योंकि मैं उस समय सरकार में था और मैं नेपाल से भी डील कर रहा था और मैं बोलता था इनको, तो मैं कहता था कि तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारे अपने कम्युनिस्ट तुम्हारे काबू में नहीं है, जब वो नेशनलिस्ट नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो तुम वहाँ के कम्युनिस्ट को कैसे संभालोगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। बड़ा अंग्रेजी बोलते थे ये लोग कि नहीं इनको एकोमोडेट कर लो, फिर इनमें चेंज आ जाएगा और अपने आप प्रचंडा बदल जाएगा, केपी ओली बदल जाएगा, माधव नेपाल। आप साहब जब अपने यहाँ नहीं संभाल सकते तो उनके कम्युनिस्ट आपके लॉयल रहेंगे इंडिया के? आपके कम्युनिस्ट का भी जो लॉयल्टी पहला है वो चाइना के साथ है, तो उनके कम्युनिस्ट का तो इस पर रोना ना रोएं। और अभी उनके वो फॉरेन जो उनका जो पार्टी का जो फॉरेन अफेयर्स का इंचार्ज है उसने कहा है कि ये रोडी बेटी का रेहेटरिक जो है वो ज़्यादा आप लोग मत खींचें। तो ये हकीकत है, इसीलिए मैंने कहा कि ये हमने खुद हमने जो सही है वो सामने है। बॉर्डर पर देखिए किस तरह से शादियां इधर उधर होती हैं। सवाल वो रेटरिक का नहीं है, सवाल है कि अब क्योंकि समस्या खड़ी हो रही तो निपटा कैसे जाए उससे। नहीं निपटा इसलिए जाए कि कम्युनिस्टों को आपने लाया था। आप देखें कम्युनिस्टों के साथ वहां पे क्या करना है। अगर ये कम्युनिस्ट अगर वो चीन के मतलब एक उन्होंने नेपाल को गिरवी रख दिया, उनके पूरे इसमें कोई शक ही नहीं। और ये भी बता दूं, मेरी अपनी खबर है कि केपी ओली का जो डील हुआ था उसमें यह भी था कि 3000 पीएलए ट्रुप्स, ये जो लिपू लेक एरिया है वहां पर ये अंडर द गार्ब ऑफ नेपाल आर्मी वहां डिप्लॉय हो सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मतलब पीएलए नेपाल आर्मी की आड़ में वहां पर तैनात की जा सकती है, ये कह रहे हैं आप लिपू लेक के पास। मैं आता हूं आपके पास सर, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है, इस पर मैं अपने एक्सपर्ट से जानकारी लूंगा। श्रीनिवास कुछ कह रहे हैं। श्रीनिवास जल्दी बताइए, फिर पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनिवास। गौरव, जो अभी सर बता रहे थे उसी पे मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूं कि लिपू लेक के ठीक बगल में नेपाल ने अपनी एक चौकी बनाई है, छांगड़ू। और जो सर कह रहे थे कि वहां पे नेपाल की आड़ में पीएलए के सैनिक हो सकते हैं, और यही बात यहाँ भी की जा रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। यहाँ पे ट्राई जंक्शन है लिपू लेक के ऊपर, एक तरफ हिंदुस्तान नेपाल और ठीक वहाँ से 2 किलोमीटर नीचे तकलाकोट जो चीन का इलाका है। तो कह सकते हैं ये पूरा ट्राई जंक्शन है। ये एक तरफ हिंदुस्तान की सेना है, उधर चाइना, और अब नेपाल भी वहाँ छांगरू में पहुँच चुका है, अपनी चौकी बना चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। मेरे साथ यहां पर और भी एक्सपर्ट्स हैं। राजेंद्र जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो बात आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि पीएलए की आ सकती है नेपाल पुलिस की या नेपाल सिक्योरिटी फोर्सेस की आड़ में भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, और केपी शर्मा ओली इसी डील के साथ आए हैं। ये तो दिखता है कि वो चीन के प्रति कितना इंक्लाइंड है या उनका चाइना प्रेम कितना ज्यादा है। लेकिन ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है सर, या जो भी कुछ चल रहा है भारत नेपाल के बीच, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए गौरव साहब, मेरे को जो लगता है ये नेपाल की सिचुएशन को हमें इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। अगर हम धैर्य से काम करेंगे, जैसा सज्जनहार साहब बोल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सिचुएशन खराब होगी। पहली बात, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस, हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस, हमारे आर्मी टू आर्मी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो कुछ सालों के लिए आया है वो इसको खराब नहीं कर सकता। ये मेरा सर, अपना एक केवल प्राइम मिनिस्टर इस पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश की नीतियां तय कर रहा है, और वो प्राइम मिनिस्टर अगर चीन के हक में जा रहा है तो फिर ये चिंता है कि नहीं। सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, नेपाल ने भारत बॉर्डर पर सैनिक तैनात किए हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं हमारे संवाददाता जो इस वक्त नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं, जो वो बता रहे हैं कि नेपाल की शक्ल में, नेपाल की सेना की शक्ल में ये चीन की सेना के पीएलए के सैनिक हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। नेपाल पुलिस या नेपाल सेना की आड़ में चीन की पीएलए के लोग हो सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। नेपाल सेना की ड्रेस में हो सकते हैं ये लोग। राजेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप क्यों नहीं मानते कि इस बात को कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इस वक्त हमारे देश के सामने सबसे मैक्सिमम थ्रेट है चाइना का। उसके साथ साथ टू फ्रंट की सिचुएशन को हटाने का। हमारे पास इस वक्त इस चीज के लिए टाइम नहीं है, या नहीं होना चाहिए कि हम जो बाकी जो है देश हमारे साथ हमेशा बहुत
क्लोज रहे हैं, अगर उधर कुछ इरिटेंट्स आए हैं तो उसको धैर्य के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। ये मेरा ठीक है, ये आपका एक्सपर्ट व्यू है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आता हूं। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, वो बता दें। अब एक तो नेपाल हमने बताया, चीन की प्यादा मंडली का एक सदस्य। दूसरा पाकिस्तान, हमने आपको कल बताया कि कैसे पाकिस्तान ने पीओके में 20,000 सैनिक चीन की मदद के लिए उतार दिए हैं, और अब पाकिस्तान के आतंकियों से चीन मदद मांग रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12:30 बजे इमरान खान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात करेंगे। नेपाल को भड़काने के स्क्रिप्ट बीजिंग में जरूर लिखी गई, लेकिन इस पर पूरा वर्कआउट, पूरा काम इस्लामाबाद में हुआ। ड्रैगन के दोनों प्यादे आज बात करेंगे, और नेपाल ही एक ऐसा रास्ता था जहां से आतंकी और जासूस भारत में आसानी से दाखिल हो पाते थे, और वहां पर अब पाकिस्तान का उसके साथ इस तरह से पास आना। काश्वर, तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार पूरी दुनिया ये जानती है कि किस तरह से कश्मीर में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे भारत बहुत जूझ रहा है। अब नेपाल से बातचीत, क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की गलतफहमी में है कि चलो अब नेपाल भी हो गया, भारत के उसके तनाव, उसके संबंध भी खराब हो गए, चलो उसको भी अपने साथ ले आए? गौरव, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया और चाइना की बन चुकी है, अगर इससे पाकिस्तान भी होता ना होता, कोई और मुल्क होता तो उसने फायदा उठाना था। अब एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं वहां पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से है अभी हम कुछ नहीं पता, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं जी, इन्वायरमेंट के ऊपर इश्यूज के ऊपर 1 अप्रैल में उन्होंने मीटिंग करनी थी, जिसमें नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। अप्रैल में होनी थी, नहीं हो पाई, तो वो आप बात करेंगे। तो ये ठीक है। इस वक्त एक बड़ी खबर हांगकांग से जुड़ी आ रही है। काश्वर में आ रहा हूं। हांगकांग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर हांगकांग को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया है। कल चीन ने अपने इस कानून को लागू कर दिया, जिसके विरोध में हांगकांग की सड़कों पर गदर मच गया। चीन के इस कानून के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हांगकांग में लोगों और चीनी पुलिस के बीच घंटों तक भिड़ंत और हंगामा होता रहा। तस्वीरें देखिए, पुलिस ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तो एक कंट्री दो पॉलिसी हांगकांग में हमेशा रही थी, लेकिन चीन ने नया कानून लाकर हांगकांग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हांगकांग में चीनी कानून आते ही लोगों पर जुल्म शुरू हो गया, और नए कानून लागू होने के पहले ही दिन किस तरह से वहां पर गदर मच गया। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हमने वहां देखा था। 1 जुलाई को अक्सर वहां हर बार प्रोटेस्ट होता था, लेकिन इस बार चीन की सेना ने या वहां पर चीन ने किस तरह से वहां पर चीन के सुरक्षाकर्मियों ने किस तरह गदर मचाया है, सामने दिख रहा है। मनीष, ये तस्वीरें हांगकांग की बहुत विचलित करने वाली हैं, और इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो ही नहीं सकता कि चीन किस तरह से अपने विस्तारवादी रवैये के लिए लोगों के मानवाधिकार को, देशों की सॉवरेनिटी को किसी का ख्याल नहीं रखता। और इस बार उसने हांगकांग के जो उसने चाहिए था वो उसने करके दिखा दिया। देखिए, ये तस्वीरें बताती है कि हांगकांग के लोग आज़ादी को, स्वायत्तता को कितना पसंद करते हैं, डेमोक्रेसी को कितना पसंद करते हैं, और चीन के चाहने के बावजूद भी वो लोग अपनी आज़ादी की मांग के लिए सड़कों पर आए। गौरव, कल 1 जुलाई थी, और 1 जुलाई का एक इतिहास है। 1 जुलाई को हर साल हांगकांग के लोग लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करते थे, लेकिन इस बार चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू होने के बावजूद इस बार चीन की तरफ से हांगकांग में प्रशासन के द्वारा सभी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अगर लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं, इसके बावजूद कि उन पर आतंकवादी कानून के तहत नहीं तो फिर उम्र कैद या कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। अशोक सज्जनार साहब, कि हांगकांग के लोग के इरादे कितने मजबूत हैं। मैं वो देख रहा हूं, और वो बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। लेकिन अशोक सज्जनार साहब, केवल हांगकांग या चीन या इंडिया और चीन के बीच टेंशन है इसलिए नहीं, इस हरकत का पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता है। और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के देश चीन से हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन सामने कोई नहीं खड़ा होना चाहता अगर इंडिया को छोड़ दें तो। देखिए, इससे तो संदेश जो जाता है, जो चीन बहुत ही अपने घमंड में आ गया है, अपने गरूर में आ गया है, और वो सोच रहा है, वो ये समझ रहा है जो हालात अब पूरी दुनिया में ऐसे हैं
जो सभी देश, जो बड़े बड़े देश हैं, वो त्रस्त हैं कोरोना वायरस से, वो त्रस्त हैं अपनी आर्थिक स्थिति के साथ जूझने के लिए, तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं होगा। परंतु मेरे विचार से उसने बहुत बड़ी गलती की है। हांगकांग तो वो देखिए, उसने जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, उसकी जो अग्रीमेंट थी, गौरव जी आपको पता होगा, 19 और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को पता है, जो 1997 में ये जो अग्रीमेंट साइन की गई थी चाइना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जी, जो 2047 तक ये वन नेशन टू सिस्टम्स चलेगा, ये यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनी थी, तो उसने इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक दिया है। मतलब उसका कोई भी, और यूके ने उसका विरोध भी जताया है, और यूके ने अपने तरीके से हांगकांग के लोगों को जो राहत दी है, जो उसका विरोध भी जाहिर है। आरएसएन सिंह साहब 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय खत्म हो चुका है, 10 सेकंड। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कल जो प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, उन्होंने कहा है कि जितने हांगकांग से लोग पलायन करेंगे वो ताइवान में उन्होंने स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि देखिए, ये हो सकता है कि वो वन ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है सर, को वो रेपुडिएट कर दें। ठीक है, हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। सुमित, मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, श्रीनिवास और काश्वर। तो पूरी कोशिश हमारी थी कि ग्राउंड जीरो से आपको पूरी जानकारी दें, एक्सपर्ट व्यू दें कि चीन किस तरह से घिर रहा है, और चीन डिसएंगेजमेंट को तो तैयार हुआ है, लेकिन दूसरे फ्रंट पर वो अभी फिर से नए नए चीजें खड़ी कर रहा है, और वहां तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।